बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इससे पहले हम जो है प्लाज्मा की कंपोजिशन देख चुके हैं। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले जो है हमारे पास वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, ये कहाँ से आए और किस तरह से इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, किस तरह से इनको देखा गया, ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड सेल्स, और यू कैन से द रेड ब्लड सेल्स। इनको अक्सर जो है रेड ब्लड कर्पस्कुलर्स भी कहा जाता है। ठीक है। हेमाटाइड्स भी कहा जाता है, एरिथ्राइड सेल्स भी कहा जाता है, और एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो इनके डिफरेंट नाम हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमारे पास यूज होती हैं। दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज एरिथ्रोस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है जी हमारे पास रेड। एंड कीटोज हमारे पास क्या है, जिसका मतलब है हालो वेसल। तो हमारे पास जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, तो हमारे पास उसको बेसिकली ग्रीक वर्ड हैं, दो ग्रीक वर्ड्स हैं। पहला है जी एरिथ्रोस और दूसरा क्या है, कीटोस। ठीक है। रिथ्रोस का मतलब क्या है, रेड, और कीटोस का मतलब क्या है, हालो वेसल्स। विद साइड जो है हमारे पास वो थर्ड वर्ड है जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास सेल, जिसका मतलब क्या हुआ, रेड हालो वेसल सेल्स। ठीक है। जिसको हमारे पास बाद में हमारे पास टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया कि हमारे पास ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। हालो वेसल्स इस वजह से कहा जाता है कि इनके सेंटर में जब डीएनए आपका या न्यूक्लियस जो होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो इन्यूक्लिएट हो जाता है, तो फिर वहां पे हमारे पास एक हालो जगह सी बन जाती है, जिस वजह से इसको हालो वेसल कहा गया। They are basically non-nucleated formed elements in the blood, और it lacks the cytoplasmic organelles such as nucleolus भी इसमें नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, और राइबोसोम भी नहीं होता। अब न्यूक्लियोलस ना होने की वजह से ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोलस जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे पास राइबोसोम्स की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है, कि वहां पे आरआरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। तो हमारे पास अगर के आरआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो राइबोसोम्स नहीं बन सकते, और राइबोसोम्स नहीं बनेंगे तो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। दूसरी चीज क्या है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास जब एब्सेंट होगा तो हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं, हमारे पास एटीपी सिंथेसिस या एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेसेस हैं, वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेनली दो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, जो कि हमारे पास ग्लूकोज से रिलेटेड है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमारे पास इसमें एब्सेंट होते हैं। दैट इज वाई कि आपका रेड ब्लड सेल ये लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा होता है। दूसरी चीज अगर हम लास्ट में कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑफ द रेड ब्लड आरबीसीज के जो रेड ब्लड कलर है, वो किस वजह से, बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, 90% जो होती है वो हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन जो है वो पिगमेंटेशन का भी काम कर रही है। बेसिकली एक प्रोटीन है, एक ग्लोबिन है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, इसका कलर रेड होता है। अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की, तो हमारे पास जो लाइफ स्पेन है रेड ब्लड सेल्स का, वो हमारे पास 120 डेज के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है हमारा, 120 डेज होता है। अगर वेसल्स की बात करते हैं हमारे पास, तो ब्लड जो सेल होता है रेड ब्लड सेल, वो बाइकनकेव इन शेप होता है। दैट इज जस्ट लाइक दिस, कि ये हमारे पास किस शेप में पाया जाता है, बाइकनकेव शेप में पाया जाता है। बट इन कैपिलरीज क्योंकि हमारे पास डायमीटर काफी कम हो जाता है, तो वहां पे हमारे पास जो है ये जो है इन इन फॉर्म ऑफ अ लाइन हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, कि एक दूसरे के पीछे इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स जो है वो जो है मूव कर रहे होते हैं। और वहां पे ये क्या करते हैं, क्योंकि ये काफी इलास्टिक होते हैं और कैपिलरीज का डायमीटर काफी कम होता है, तो हमारे पास वहां पे ये पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर में, मीन के हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना के ये आगे मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एक पैराशूट की स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर क्या है जो इनको इलास्टिसिटी दे रहा है, जो पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर बनने में इनको हेल्पफुल है, वो क्या है, इनके अंदर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन्स है। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स वेरियस नंबर के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं, जो कि इनको इलास्टिसिटी बेसिकली दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके अंदर स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनके अंदर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्पेसिफिकली ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, और वो ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके अलावा हमारे पास इनके अंदर साइटोस्केलेटन भी पाया जाता है, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और स्पेक्ट्रम एक प्रोटीन है जिसको हम फर्दर आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं आरबीसी कंपोजिशन की, तो बेसिकली मोस्टली आपके पास आरबीसी वाटर 65% और सॉलिड जो है वो 35% से मिलकर बना होते हैं। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि उसका जो है फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स का कोई भी प्रॉपर उस तरह से फंक्शन ज्यादा मेन फंक्शन नहीं रहता, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बेस पे ही रेड ब्लड सेल अपना जो है रिस्पायरेटरी रोल, जो कि उसका प्राइमरी रोल है, वो परफॉर्म करता है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम क्या है, वो आयरन पार्ट होता है, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीनियस पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं रेड ब्लड सेल के लिए।
और वो क्या है, हमारे पास आयरन है जो कि हीम के की सेंसेस में इन्वॉल्व होता है। कॉपर जो है इसका रोल क्या है हीम प्रोडक्शन में। यहाँ पे हमारे पास जब हीम की प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पे कंपोनेंट बनता है जिसको प्रोटोपोर्फिरिन बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके आरबीसी के अंदर तब इनकॉर्पोरेट हो सकता है जब वहां पे क्या हो, कॉपर मौजूद हो। उसके अलावा वो क्योंकि कॉपर वहां पे किसका काम कर रही है, एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम कर रही होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की, तो इनका रोल किसमें है, हमारे पास सेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स में है। ये किस में इनका रोल है कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड के प्रिकर्सर्स बन रहे हैं उनकी सेंसेस में ये रोल परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास जितने भी हमारे पास जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड सेंसेस क्यों जरूरी है कि इनिशियली हमारे पास आरबीसी के अंदर क्या है, डीएनए होता है और वहां पे उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि हमारे पास बिफोर न्यूक्लिएशन वो हमारे पास काफी सारी चीजें हमारे पास परफॉर्म कर दे जो कि सेल की नीड्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है। फाइनली हमारे पास विटामिन ई है जो कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का, तो सबसे पहले जैन समर डैम हमारे पास 1658 में उन्होंने हमारे पास क्या हुआ, जो कि डच बायोलॉजिस्ट थे, सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई किया और इनको रेडिग्यूब्यूल्स का नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट आए 1674 में, वो थे जी हमारे पास एंथन वैन लेवनहोक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, डिस्कवर की माइक्रोस्कोप को, और उन्होंने बेसिकली क्या इसका एस्टेब्लिश किया था इसका साइज, कि इसका साइज कितना है। उसके बाद हम बात करते हैं ओटो फिन की इन 1851, जो कि हमारे पास जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट साइंटिस्ट टू सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज द हीमोग्लोबिन, उन्होंने हमारे पास हीमोग्लोबिन को हमारे पास क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था और उसको हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फिर हमारे पास स्टडी किया था। उसके बाद हमारे पास आए डॉक्टर मैक्स पेट्यूस, ठीक है, जो कि हमारे पास 1959 में आए और उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की जो हमारे पास टेक्निक है उसको यूज किया और स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन को उन्होंने जो है हमारे पास रिवील किया। और फाइनली हमारे पास मैंगनी आ गए जो कि हमारे पास 1774 में थे बेसिकली, जिन्होंने हमारे पास प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द ब्लड जो है हमारे पास आइडेंटिफाई की। और हमारे पास उन्होंने कहा जी कि हमारे पास चीफ साइट ऑफ आयरन विद इन द हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, हमारे पास उसके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई भी इस तरह के हमारे पास स्पेसिफिक जो है साइट कोई भी नहीं है जहां पे हमारे पास आयरन जो है हमारे पास मौजूद हो। उसके अलावा अगर हम जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो हम आज के लेक्चर में जो वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या है, नॉर्मल काउंट कितना होता है, कंपोजिशन, फंक्शन, फ्रेजिलिटी, वेरिएशंस और फेट वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अक्सर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास आप इस एनिमेशन में देख सकते हो कि रेड ब्लड सेल कह रहा है जी कि हमारे पास आई वांट टू कीप माय न्यूक्लियस, कि मैं अपना न्यूक्लियस रखना चाहता हूं। तो हमारे पास दूसरा वो कहता है बट यू हैव टू मस्ट मेक स्पेस फॉर ऑल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन हमारे पास इनकॉर्पोरेट करने के लिए वहां पे हमारे पास क्या हो रही है, इन्यूक्लिएशन हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता। अब हम डायमेंशंस की अगर बात करें तो हमारे पास डायमेंशन की बेस पे हमारे पास जो शेप है वो बाइकनकेव इन शेप है, ठीक है। और साइज हमारे पास 7.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। जो हमारे पास ओवरऑल डायामीटर है वो हमारे पास क्या है, 7.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अब अगर हम दूसरी तरफ से इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो ओवरऑल जो थिकनेस होती है हमारे पास वो क्या है, 2.2 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि सेंटर के में हमारे पास इसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर तक होती है। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, तो ये हमारे पास 87 माइक्रोमीटर क्यूब तक इसका ओवरऑल वॉल्यूम होता है। अब हमारे पास अगर देखते हैं तो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये बाइकनकेव इन शेप होता है, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ग्रेटर सरफेस एरिया हमारे पास एक तो उसको मिल जाता है एक्सचेंज ऑफ सरफेस गैसेस के लिए। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो हमारे पास कैपिलरीज में से पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर बना के गुजरने के काबिल हो जाता है। अगर कि वो हमारे पास बाइकनकेव इन शेप ना होता तो वो कभी भी हमारे पास पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं कर सकता था, और वो उसके ऊपर जब भी जो है कैपिलरीज में से गुजरता उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता और वो हमारे पास हेमोलाइज्ड हो जाता, वो हमारे पास जो है बस्ट कर जाता प्रेशर की वजह से, और हमारे पास रेड ब्लड सेल्स को डैमेज हो सकता है। और फाइनली हमारे पास मिनिमल टेंशन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सेल अल्टर्स, तो हमारे पास क्या है, टेंशन भी उसको मिनिमाइज करता है, जबकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो कम या ज्यादा हो रहे होते हैं। तो कौन है जो हमारे पास इस पूरी शेप को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है, तो हम पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास एक स्पेक्ट्रम प्रोटीन होती है जो कि हमारे पास इस सारे प्रोसेस को देखने का काम कर रही होती है, ठीक है।
अब क्या है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, बेसिकली एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। इसकी अब जैसे आप देखते हैं, पढ़ते हैं आपके पास के दो तरह की इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं ह्यूमन मसल्स में, वो होती हैं जी एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। और एक्टिन मायोसिन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रम भी वही काम कर रही है कि ये कंट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो है हमारे पास जो इलास्टिक भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है, और मेंटेन करती है शेप को भी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स को भी। अब हम बात करते हैं अगर कि एंटीजन और सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जो कि हमारे पास ए बी और जो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर हम उनको डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो उस टाइप पे वो सारे हमारे पास किसके साथ अटैच होते हैं, बेसिकली वो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम अब आते हैं जी आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास नॉर्मल काउंट कितना होता है आपके रेड ब्लड सेल्स का, तो नॉर्मल काउंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नॉर्मल काउंट है वो एडल्ट मेल्स के अंदर 4.5 टू 6 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। और एडल्ट फीमेल्स में 4 टू 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है। और एक बर्थ जो है आपके पास 6.7 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। और इसी वजह से क्या है कि आप अक्सर देखोगे कि जो न्यूली बोर्न इन्फेंट्स होते हैं उनकी जो फेस होता है, उनकी बॉडी जो होती है वो काफी जो है रेडिश सी होती है। तो उसमें अगर रेडिश होने की वजह क्या है कि उनके अंदर जो हमारे पास बेसिकली ब्लड काउंट है वो ज्यादा होता है, और उसकी बेसिक पर्पस भी ज्यादा होने का ये है कि इनिशियल स्टेजेस पे जब उसकी बर्थ होती है उसकी बॉडी को फौरी तौर पे एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी के लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मस्ट है। तो उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, क्योंकि वो ग्रोथ फेज होती है। तो वहां पे हमारे पास जितना ज्यादा हमारे पास बॉडी ग्रो कर रही है उसको उतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड है, और उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना है, जिसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज वाई कि आपके पास वहां पे ब्लड का जो है वॉल्यूम भी नॉर्मली ज्यादा होता है। हम पहले भी कंपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा ब्रॉडर वे में इसको देखते हैं कि जैसे हमने पहले भी बताया जी 65%, 62 टू 65% वाटर होता है, 35% तक इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। वहां हमने क्या कहा था, बाकी जो हमारे पास क्या है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। उन सॉलिड पार्टिकल्स में पहली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास जो है क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। 2.5% जो है वो बाकी चीजें मौजूद हैं, और वो क्या है, शुगर है, ग्लूकोज जो कि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, लिपिड्स हैं, सेफ्लिन, कोलेस्ट्रॉल एंड लिसिथिन्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स, ग्लूटाथायोन है, जो कि हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, जो कि हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और प्रिवेंट करती हैं डैमेज ऑफ टू द हीमोग्लोबिन। उसके अलावा हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम रिस्पायरेशन में इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। और कैटालेज होता है, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो हमारे पास डील कर रही होती है। आयंस की बात करते हैं तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और PO3 जो हमारे पास फॉस्फेट वगैरह हैं, ये इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, और हमारे पास कोफैक्टर्स या फिर हमारे पास ATP डिपेंडेंट जो हमारे पास पाथवेज हैं उनमें इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स के वेरियस फंक्शंस हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी फंक्शन है, जो कि हम बता चुके हैं जी, ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हमारे पास फ्रॉम सेल टू द लंग्स लेके जाना। एसिड बेस बैलेंस वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये सारा प्रोसेस होता है। हम इसको रिस्पायरेशन में स्पेसिफिकली पूरा पाथवे डिस्कस करेंगे। और हमारे पास मेंटेन करता है ये विस्कोसिटी को, अगर रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज्यादा हो जाए तो फिर हमारे पास विस्कोसिटी जो है ज्यादा हो जाती है, और कम हो तो फिर विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अकॉर्डिंगली हमारे पास ये विस्कोसिटी को भी मेंटेन कर रहे होते हैं बाय द कंप्लीट डिग्रेडेशन एंड द सिंथेसिस प्रोसेस। उसके अलावा हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इनके अंदर हमने क्या कहा, हीमोग्लोबिन मौजूद है, जो कि हमारे पास बेसिकली पिगमेंटेशन का काम कर रही है। और फंक्शन क्या है, ब्लूरुबिन की सेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको जो कि हमारे पास हिमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स की वजह से बनती है, डिग्रेडेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स की वजह से बनती है हमारे लिवर में। और ब्लूरुबिन जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये हमारे पास जो है ये भी हमारे पास आपकी बॉडी, आपकी फिशेज और ये बाकी जो है हमारे पास जो है पिगमेंटेशन, इसमें स्पेसिफिक रोल होता है आपके ब्लूरुबिन का। और फाइनली आयनिक बैलेंस, जो कि हम एसिड बेस बैलेंस की पहले बात कर चुके हैं, उसके साथ आयनिक बैलेंस होता है, ये उसको मेंटेन कर रही है, और आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हुए तब ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है। फ्रेजिलिटी और हेमोलिसिस जो हमारे पास है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रेड ब्लड सेल्स का।
उसमें ये होता है जी हेमोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड लिबरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जब आपका रेड ब्लड सेल आपके 120 डेज कंप्लीट कर लेता है तो वो हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास वो हेमोलिसिस में चला जाता है, और जब भी वो हेमोलिसिस में जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगी, रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, और ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही होगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम हेमोलिसिस बोलते हैं। और फ्रेजिलिटी क्या है जी हमारे पास, सुसेप्टिबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू हेमोलिसिस। आपका रेड ब्लड सेल कितना सुसेप्टिबल है कि उसका ब्रेक डाउन हो जाए, उसका हेमोलिसिस हो जाए, ठीक है, या उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है कि वो इजीली ब्रेक हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स बेसिकली। पहला है जी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, जिसमें क्या होता है ड्यू टू एक्सपोजर टू द हाइपोटोनिक सेलाइन। ठीक है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आपकी बॉडी सेल के अंदर जो है हमारे पास जो है नॉर्मल अमाउंट ऑफ साल्ट्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनसाइड जो है हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास सॉरी हाइपोटोनिक में आपके आउटसाइड जो है हमारे पास जो है साल्ट कंसंट्रेशन या आयनिक कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इनसाइड सेल ज्यादा हो जाती है। इस वजह से वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करता है, और जब आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा तो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास फ्रेजाइल हो जाता है और इजिली बर्स्ट हो सकता है। दूसरा होता है मैकेनिकल फ्रेजिलिटी, जिसमें हमारे पास कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, मीन आपको रप्चरिंग हो सकती है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो सकती है, और उस वजह से आपका हेमोलिसिस हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट परसेंटेजेस बताई गई हैं, और हमारे पास जो है आप हेमोलिसिस देख सकते हो कि हमारे पास क्या किस तरह से हमारे पास हेमोलिसिस हुआ है। अब हम देखते हैं तो हमारे पास नॉर्मली यहाँ कोई हेमोलिसिस नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास थर्ड फेज से हमारे पास हेमोलिसिस होना स्टार्ट हो चुका है। और हम ये जो आपके पास जो ऊपर वाली पिक्चर है ये रिप्रेजेंट करी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी मीन जब आपके पास इनसाइड जो है साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है और आउटसाइड साल्ट कंसंट्रेशन कम है। तो हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास क्या है, सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स वो ब्रेक हो गए हैं और उन्होंने अपना सारा हीमोग्लोबिन जो है बाहर रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से सारे का सारा सोल्यूशन जो है आपके पास क्या हो गया है, सिंपली रेडिश हो गया। जबकि दूसरा जो है मैकेनिकल है, जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास कलर चेंज हो रही है। दिस कलर चेंज इज ड्यू टू द हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जितना ज्यादा हेमोलिसिस होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होता है, सिंपली जो है कलर ऑफ द जो सैंपल है वो उतना ज्यादा रेड होता चला जा रहा होता है। उसके बाद अगर हम वेरिएशंस की बात करते हैं कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर किस तरह से वेरिएशंस आ सकती हैं, कौन कौन सी वेरिएशंस होती हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं, तो हमारे पास सबसे पहले फिजियोलॉजिकल काज ऑफ इंक्रीज काउंट है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल काज ऑफ इंक्रीज काउंट का मतलब ये है कि आपके पास इंक्रीज नंबर होने की क्या वजूहत है। पहली क्या है, एज, जेंडर, हाई एल्टीट्यूड, एक्सरसाइज, टेम्परेचर, मील एंड डिक्रीज इन काउंट की वजह क्या है जी, हाई बायोमेट्रिक प्रेशर, प्रेगनेंसी एंड स्लीप। तो अगर आपके जो रेड ब्लड सेल है उसका काउंट जो है ज्यादा हो रहा है, तो उसकी मेन वजह यही है जी कि आपके पास जो है आपका की एज बढ़ रही है, आपका जेंडर जो है वो मेल है, तो मेल्स में क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल ज्यादा होते हैं, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपका रेड ब्लड सेल ज्यादा होगा। आप देखो कि हाई एल्टीट्यूड के लोग जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो काफी रेडिश सी होती है। उसकी वजह क्या है कि वहां पे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमारे पास जो ऑक्सीजन की होती है उसकी कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपकी बॉडी जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन के दौरान वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते, तो आपकी बॉडी क्या करती है कि क्योंकि ब्रीथिंग प्रोसेस को अगर इंक्रीज करती है तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से आप इफेक्ट हो सकते हो। तो आपका ओवरऑल रेड ब्लड सेल काउंट ज्यादा कर दिया जाता है ताकि आपके पास ज्यादा हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल्स हो जाए जो कि ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, तो ताकि हमारे पास ब्रीथिंग को कम किया जाए और हमारे पास नॉर्मल रखा जाए। जबकि एक्सरसाइज, उसकी वजह से भी आपका रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ सकता है, टेम्परेचर ज्यादा हो उसकी वजह से भी होता है, और मील आपकी डाइट की वजह से भी ज्यादा हो सकता है। दूसरी आपके पास है जी पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस क्या हैं, जिसमें हमारे पास इंक्रीज हो सकता है आपके पास रेड ब्लड सेल का काउंट और डिक्रीज हो सकता है। अगर आपका इंक्रीज होता है रेड ब्लड सेल का काउंट तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, जबकि अगर डिक्रीज होता है आपका रेड ब्लड सेल का काउंट तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। तीसरी आ जाती है आपके पास वेरिएशन इन शेप। वेरिएशन इन शेप्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिनेशन सबसे पहली आ जाती है, जिसमें आपके पास श्रिंकेज हो जाती है एज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है जी कि जैसे मैंने आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की पहले बात बताई थी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आउटर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, ठीक है, जो आपकी सराउंडिंग में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स या आयंस होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो हमारे पास एक जनरल फिनोमेना आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जहां जिस तरह साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास वाटर की मूवमेंट उस तरफ होती है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास मूवमेंट ऑफ वाटर जो है आउटसाइड होगी फ्रॉम द रेड ब्लड सेल,
और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो जानी है, आपके पास श्रिंकेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हो जानी है। और फाइनली सेकंड आपके पास एक जो कंडीशन आ जाती है वो होती है जी सेफ्रोसाइटोसिस आ जाती है। सेफ्रोसाइटोसिस में क्या है, ग्लोबुलर फॉर्म इन ग्लोबुलर फॉर्म इज इन हाइपोटोनिक कंडीशन। तो ग्लोबुलर फॉर्म मीन इंक्रीज हो जाना ड्यूरिंग द हाइपोटोनिक कंडीशन। इस केस में क्या है कि आपके रेड ब्लड सेल के अंदर जो है आपके साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या है आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर की मूवमेंट होगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास जो सेल्स हैं वो ग्लोबुलर शेप हो गए। ये सेल्स जो हैं आपके पास क्रिटिनेशन में गए हुए हैं, ठीक है, उनकी श्रिंकेज हो चुकी है। थर्ड जो शेप है वो आपके पास इलिप्टोसाइटोसिस है। इलिप्टोसाइटोसिस में इलेप्टिकल शेप होता है, मीन शेप चेंज हो जाती है। आपके पास सिकल सेल आ जाती है जिसमें क्रीसेंट शेप आ जाती है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और हमारे पास फाइनली पोइकिलोसाइटोसिस आ जाता है जिसमें फ्लास्क, हैमर और एनीथिंग अदर देन यूजुअल शेप, मीन कोई भी शेप अनयूजुअल शेप बन सकती है आपके रेड ब्लड सेल की, जो कि हमारे पास नॉर्मली आपके पास ना ग्लोबुलर होती है, ना श्रिंकेज की वजह से होती है, ना सिकल सेल या ना लिप्टोसाइटोसिस या इलेप्टिकल शेप होती है। उसके अलावा जो भी शेप आपके पास पाई जाएगी उसको हम पोइकिलियोसाइटोसिस हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं आपके रेड ब्लड सेल के अंदर ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन साइज जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आरबीसीज इन वीनस ब्लड स्लाइटली लार्जर होते हैं देन इन द आर्टीरियल ब्लड। तो उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास आपकी रेड ब्लड सेल कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करते हैं विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो उस पॉइंट पे वो क्या करते हैं कि हमारे पास सिंपली क्या करते हैं, जब वो हमारे पास इनसाइड जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं। तो वाटर इनटेक करने की वजह से उनका स्लाइड जो है हमारे पास जो है जो होता है साइज होता है वो थोड़ा सा हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनकी जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास इनसाइड जाती है तो वहां पे वो सबसे पहले बनाती है H2CO3 जिसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और फिर कार्बनिक एनहाइड क्योंकि यह अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने की वजह से हमारे पास ये बनता है जी HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब क्या होगा कि आपका रेड ब्लड सेल इस प्रोटॉन को बाहर रिलीज कर देता है, और हमारे पास क्या होगा, अब कार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए बाहर से वाटर इनसाइड मूव करता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल, और एज अ रिजल्ट आपके पास ब्लड जो आपके वेनस ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स वो स्लाइटली थोड़ा सा लार्जर इन साइज होते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी हमारे पास आ जाती हैं जिसमें हमारे पास माइक्रोसाइट आ जाते हैं जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स काफी स्मॉल होते हैं, मैक्रोसाइट जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल से लार्ज होता है, और एनिसोसाइट्स जो आ जाते हैं हमारे पास सेल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मौजूद होते हैं आपके सर्कुलेशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती हैं। हम फिर फाइनल आते हैं जी हमारे पास लाइफ स्पेन और फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स की तरफ। तो फाइनल स्टेज और रेड ब्लड सेल्स की तरफ हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लाइफ स्पेन है वो हमारे पास 120 डेज है, ठीक है, हमारे पास रेड ब्लड सेल का। और रेड ब्लड सेल का जो हमारे पास 120 डेज का हमारे पास लाइफ स्पेन है उसमें हमारे पास साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मौजूद होती है, ठीक है, कि हमारे पास जो साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है। आपका जो रेड ब्लड सेल का जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मौजूद है जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन की साइड। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन स्प्लीन हमारे पास सबसे पहले होती है जहां पे हमारे पास रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन हो रही होती है। रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से आपके पास क्या है, आयरन जो है वो हमारे पास सबसे पहले अलग रिलीज हो जाता है, ठीक है, और जो कि हमारे पास लेटर स्टोर होता है हमारे पास एंड री यूज हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो ग्लोबिन होता है वो हमारे पास प्रोटीन पूल में जाती है, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे जाके इसकी डिग्रेडेशन होती है और हमारे पास वो स्टोर भी हो सकता है, और डिग्रेडेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड बाय द मैक्रोफेजेस, और वो दोबारा से रीयूज हो सकते हैं। थर्ड जो चीज हमने पोर्फिरिन और प्रोटोपोर्फिरिन हम पीछे डिस्कस करके आए थे कि जिसकी इनकॉर्पोरेशन होती है ड्यू टू द कॉपर, उसमें हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कन्वर्ट होती है इन द लिवर इनटू द ब्लूबिन, और ब्लूबिन जो है हमारे पास वो फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। हमारे पास रिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है, इसके बाद जो हमारे पास हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रिथ्रोसाइट्स, कि आपके पास किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, ओरिजिन क्या है आपके पास, और मैच्योरेशन ऑफ रिथ्रोसाइट्स
क्या है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी, अनकमिटेड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे कमिटेड प्लुरिपोटेंट स्टेम मींस स्पेसिफिक साइट बनती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास स्पेसिफिक सेल्स हैं, जो कि हमारे पास जो है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बनाते हैं, और वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये होता किस तरह से प्रोसेस, हम इसको देखते हैं कि प्रोरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, बेसोफिलिक रिथ्रोसाइट्स। बेसोफिलिक रिथ्रोसाइट्स हमारे पास बनाते हैं पॉलीक्रोमेटिक रिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक रिथ्रोब्लास्ट हमारे पास बनाते हैं जी रिथ्रो ऑर्थोक्रोमेटिक रिथ्रोब्लास्ट, और ऑर्थोक्रोमेटिक रिथ्रोब्लास्ट में से हमारे पास इन्यूक्लिएशन होने की वजह से रेटिकुलर साइट्स बन जाते हैं, और रेटिकुलर साइट्स हमारे पास फिर स्पेसिफिकली 2 to 3 डेज बाद आपके जो है मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। So what are the factors necessary for the erythropoiesis? Factors necessary for the erythropoiesis जो है वो हमारे पास क्या है, आपके erythropoietin है, थायरोक्सिन है, और विटामिन मौजूद हैं, ठीक है, जो कि आपके erythropoiesis के लिए जरूरी हैं। और मैच्योरेशन फैक्टर क्या है आपके पास, वो विटामिन B12 है, साइनो बेलामीन है, जो हमारे पास एक विटामिन B12 जिसको हम साइनो कोबालामीन हमारे पास सॉरी बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट है मैच्योरेशन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद है, जरूरी है, और फोलिक एसिड हमारे पास जरूरी है, जो कि हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल होते हैं। फाइनली हम बात कर रहे हैं जी हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग कलरिंग पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स है। ये 95% ड्राई वेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, और 30-34% वेट वेट हमारे पास बना रहे होते हैं रेड ब्लड सेल्स का। मॉलिक्यूलर वेट इसका 68,000 किलो डाल्टन है, और इस 68,000 किलो डाल्टन में हमारे पास 4 चेन्स ऑफ अल्फा एंड बीटा मौजूद होती हैं, मीन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स मौजूद होती हैं। नॉर्मल वैल्यू अगर इसकी बात की जाए तो 25 ग्राम पर डेसीलीटर एट बर्थ टाइम होता है, 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर फ्रॉम प्यूबर्टी होता है, जबकि एडल्ट मेल जो हैं 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं। और फाइनली फीमेल्स में अगर हम देखा जाए तो 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी हमारे पास नॉर्मल कंसंट्रेशन है। ये आपका क्या है, एचबी लेवल है। जो आप नॉर्मल अक्सर जाते हो टेस्टिंग भी करवा रहे होते हो, तो हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं उनका 11 to 15 तक जो है हमारे पास जो है नॉर्मल होता है, जबकि मेल्स का 12 to 16 तक हमारे पास नॉर्मल एचबी काउंट होता है। और यही हमारे पास जो है हमारे पास आपकी अकॉर्डिंगली आपके ब्लड के अंदर आपके सेल के आपके जो रेड ब्लड होते हैं उनके अंदर कितनी आपके पास हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, उसकी बेस पे आपका रेड हीमोग्लोबिन लेवल काउंट किया जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन को देखें तो हमारे पास ये क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि ये जी हमारे पास मौजूद किस फॉर्म में, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मौजूद है, ये एक दूसरे से हमारे पास जुड़ी हुई हैं और डिफरेंट चेन्स मौजूद हैं, कॉन्जुगेट है। और प्रोटीन पार्ट जो है हमारे पास उसको हम ग्लोबिन बोलते हैं, और आयरन जो होता है वो हमारे पास पिगमेंट जो होता है इसमें होता है जो कि हम कहते हैं हीम है। और हीम पार्ट जो है बेसिकली उसको पोरफिरिन भी कहा जाता है, इज फॉर्म बाय 4 पायरोल रिंग्स। हम इसकी लेटर ऑन सेंसेस देखेंगे ये किस तरह से होती है कि 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, वो हमारे पास पोरफिरिन की सेंसेस करते हैं, फिर जब उसमें आयरन मिलता है तो वो प्रोटोपोरफिरिन 9 की फॉर्मेशन करते हैं, और फिर वो फर्दर पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास हीमोग्लोबिन की पहले हीम की सेंसेस होती है, एंड देन ग्लोबिन उसके साथ जुड़ता है और हीमोग्लोबिन की सेंसेस होती है। तो ग्लोबिन जो है बेसिकली इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, ठीक है। और इनके सेंटर में देखेंगे, जहां पे भी आप देखेंगे ये आपके पास क्या है, आयरन मौजूद होता है, और आपके पास हीम ग्रुप जो है उसी तरह से दोनों बीटा चेन के अंदर भी मौजूद है, अल्फा चेन के अंदर भी मौजूद है। यहाँ बीटा चेन के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास आयरन मौजूद है, और यहाँ पे अल्फा चेन जो है सेकंड अल्फा चेन उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आयरन मौजूद है। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं हीमोग्लोबिन की वो डिफरेंट हैं। नॉर्मल आपके पास एडल्ट हीमोग्लोबिन भी होता है और फिटल हीमोग्लोबिन भी होता है। और अब नॉर्मल अगर डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथमोग्लोबिन और सल्फा हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास वेरियस जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद होती हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पास इधर तक ही है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।